नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। हम आईपीएल अड्डे पर हैं और इस वक्त आईपीएल में जिस टीम की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो टीम है दिल्ली की। और वो इसलिए क्योंकि वो पीछे से आई है और उसके बाद वो आ गई है टॉप 4 में। और अब जिस तरह की टीम का बैलेंस है और जिस तरह टीम का परफॉर्मेंस रहा है हाल के मैचों में, ऐसा कहा जा रहा है कि वो प्लेऑफ में जगह बना लेगी। तो दिल्ली के लिए जिस खिलाड़ी का दिल धड़कता है, यानी रीमा मल्होत्रा, जो पूर्व क्रिकेटर हैं और साथ ही साथ दिल्ली के लिए काफी क्रिकेट उन्होंने खेली है। रीमा हमारे साथ हैं। रीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। तो रीमा, ये दिल्ली की टीम जो अचानक सीन में आई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? और जिस तरह से जो हाल का परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह से टीम में जीतने की भूख एक बार फिर से वापस आई है, आपको लगता है कि ये सफर अभी और आगे चलेगा या अभी सिक्योर ना मानी जाए टीम की प्लेऑफ में जगह? देखिए ये आईपीएल ऐसा है ना सर कि उतार-चढ़ाव बहुत बार हुए हैं। दिल्ली कैपिटल्स की हम्म, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी जैसे कि आपने कहा हम्म, मेरे दिल के बहुत करीब भी है, काफ़ी टाइम मैं दिल्ली से खेली भी हूँ। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की अगर कहानी देखें शुरुआत में ही गड़बड़ हो चुकी थी, कोविड से जूझ रहे थे, लेट हम्म, आए डेविड वार्नर, फिर मिचेल मार्श कोविड से जूझ रहे थे, पृथ्वी शॉ हॉस्पिटलाइज़ थे, इंजरी से भी जूझ रहे थे। तो कहीं न कहीं इतनी प्रॉब्लम्स के बाद इनका जो टूर्नामेंट रहा वो रहा है हॉट एंड कोल्ड। कल हम्म, जब मैच जीते तो ऐसा लगा कल पहली बार ऐसा हुआ कि 2 मैच बैक टू बैक जीते। इससे पहले कि 1 मैच जी, जीत रहे थे, 1 मैच अल्टरनेट डेज़ में मैच जीतते थे, तो वहाँ पे कहानी में ऐसा लगता है कि शायद मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन कल जीत के बाद 17 रन से जीते हैं। ना केवल उन्होंने 2 पॉइंट हासिल किए, नेट रन रेट में भी इनका काफ़ी आगाज़ हुआ है, तो वहाँ पे एडवांटेज दिल्ली को है। इनका आखिरी मैच हम देखें तो मुंबई इंडियंस के साथ है, जो स्ट्रगल करती आ रही है। पिछला हम्म, मुकाबला ज़रूर जीती थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ऑन पेपर भी और ऑन द फील्ड भी इज़ बेटर देन मुंबई इंडियंस राइट नाउ। तो हम कह सकते हैं 16 अंक पे जाएगी, अभी 14 अंक पे है। 16 अंक पे जाएगी, नेट रन रेट आपकी अच्छी है, यानी कि देयर आर चांसेस कि आप क्वालीफाई करेंगे अनटिल एंड अनलेस आरसीबी कोई ब्लंडर ना कर दे। अच्छा रीमा, एक चीज और बताइए। जब हम दिल्ली की जो प्रॉब्लम्स थी इनिशियल, उसका आपने जिक्र बहुत ब्रीफली कर दिया, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ऋषभ पंत की भी दिखाई दी पूरे सीजन में। वो एक भी हाफ सेंचुरी नहीं बना पाए। उनकी स्ट्राइक रेट जरूर अच्छी रही, लेकिन जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी या जो लीड फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं कैप्टन के लिहाज से, वो उस रोल पर आपको लगता है कि कितना आप उनको पास या कितना फेल पाती हैं उस रोल पर? देखिए, क्रिकेटर की फ़ॉर्म आती जाती है, इसमें आप पास फ़ेल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस बैड फ़ेज़ से कैसे निकलेंगे, अच्छे टच में है। मैं अभी भी कहूँगी कि वो फ़ॉर्म में नहीं है। फ़ॉर्म में अगर कोई नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि कोई और खिलाड़ी जैसे फ़ॉर्म में नहीं है, इनका तो बैट पे बॉल ही नहीं लग रहा। लेकिन ना ही विराट कोहली आउट ऑफ फ़ॉर्म है, ना ही रोहित शर्मा आउट ऑफ फ़ॉर्म है, ना ही ऋषभ पंत आउट ऑफ फ़ॉर्म है। अच्छे हम्म, टच में नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे बॉल मिडल कर रहे हैं, 2-4 शॉट्स मारते हैं, फिर ऑल ऑफ अ सडन आउट हो जाते हैं। यानी कि कंसंट्रेशन, फ़ोकस का आपको स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, ये एक चिंता का विषय है। ऋषभ पंत के लिए ज़रूर है, मुझे लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा तो ज़रूर आ जाएँगे फ़ॉर्म में क्योंकि वो टेक्निकली साउंड है। लेकिन यहाँ पे ये खिलाड़ी ताकत पे दमखम रखता है और आप इसलिए तो उनको लेके आए थे ना, एक्स फैक्टर क्यों कहा था इनको? क्योंकि जिस तरह से एक हाथ से छक्के मारते हैं और 2 हाथ से मारते हुए आउट हो जाते हैं। वो जो हम्म, शॉट वो बैलेंस खोते हैं ना अपना, वो यहाँ पे आपको छोड़ना पड़ेगा कि आपके ओवर में अगर एक छक्का आ चुका है, एक चौका आ चुका है, तो आप हीरो नहीं बन सकते। ऐसे फॉर्म में, इस टाइम पे, अगर आपको स्टार्ट कन्वर्ट करना है, ये एक प्रॉब्लम है। ऋषभ पंत को समझना होगा कि पहले के ऋषभ के पंत में और अब के ऋषभ पंत में बतौर कप्तान क्या फ़र्क होना चाहिए। वो होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का, रिस्क फैक्टर का। रिस्क फैक्टर इनके पास होगा क्योंकि सहवाग को भी आप रोक नहीं पाए थे, ना आप ऋषभ पंत को रोक पाएँगे। लेकिन एक होता है रिस्क फैक्टर, एक होता है कैलकुलेटिव रिस्क। जितना मैं हम्म, ऋषभ पंत को जानती हूँ, थोड़ा कैलकुलेटिव खेलना पड़ेगा। देखिए शॉट्स वो एक ही बॉल को 3 तरह पे खेल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी क्या ज़रूरत है जब आपके पास रन्स नहीं आ रहे? हम्म। नहीं, तो एक शॉट को 2 तरह के भी खेलेंगे तब भी काम चल जाएगा। और करीबन कहीं ऐसा भी लग रहा है कि वो एक एक उनके दिमाग में भी एक कंफ्यूजन है। जो बात आप कह रही हैं उसी के एक्सटेंशन पर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि एक तो उनको ये लगता है कि वो जाएं और जो उनकी पहचान है कि वो एकदम हाई, बिल्कुल गगनचुंबी छक्के लगाएं, बहुत कम गेंदों पे ढेर सारे रन बना दें, 20 गेंद लेट से 40 रन या 18 गेंद 40 रन बना दें। और या फिर उनको दिमाग में ये भी है कि नहीं नहीं, मुझे 20 ओवर क्रीज पर टिक कर रहना है क्योंकि मैं इस टीम का कैप्टन भी हूँ। कहीं ये डायलेमा है क्या ऋषभ पंत के खेल में? और खासतौर पर जो उनका हुँ। परफॉर्मेंस रहा है इस सीजन में अभी तक, उसको देख के आपको लगा कि ये डायलेमा है उनके दिमाग में? बीच में था। देखिए बीच में 3rd या 4th मैच में उन्होंने एक ऐसी इनिंग खेली जब उनको लगा कि उनको सर्वाइवल क्रिकेट खेलना है और एंड तक टिके रहना है, लेकिन वो उनका फोर्टे नहीं है, उनको समझ में आया। फिर 5वें या छठे मैच के बाद उन्होंने अपने आप को रेक्टिफाई किया और अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, जिस दिन हम्म, उन्होंने 30-40 रन बनाए भी थे। सो ओपोनेंट मुझे याद नहीं है बट आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप अपने स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। पास और फील्ड सेकेंडरी है, या आप रन करेंगे नहीं करेंगे वो
वो भी सेकेंडरी है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ किसमें है? ऋषभ पंत की स्ट्रेंथ है टू प्ले द शॉट्स, उनके हम्म। पास रेंज ऑफ शॉट्स है। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा-सा शॉट सिलेक्शन अगर इसमें ऐड ऑन कर देंगे ना, तो वो जो हम्म। एक अच्छा शॉट अभी भी खेल रहे हैं। देखिए, कल भी उन्होंने 7 रन मारे, उससे पहले भी उन्होंने 22 रन मारे थे, उससे पहले उन्होंने 39 रन्स मार रहे हैं। लेकिन बीच में एक आड़ा-टेढ़ा शॉट खेलते हैं, उनको लगता है कि मैं अभी छक्का मारा है, मैं एक और छक्का मार दूँ, वो सोच बदलनी होगी। वहाँ पे आप धोनी से सीखिए ना, धोनी के पास इतनी ताकत है कि वो 6 बॉलों पे 6 छक्के मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं मारे। ऐसे हम्म। मिरेकल्स होते हैं वन्स इन अ व्हाइल, जो युवराज सिंह ने किया था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। सो ये सोच डालनी होगी, अपनी स्ट्रेंथ पे बिल्कुल खेलिए, प्ले योर शॉट्स बट कैलकुलेटिव रिस्क। रीमा, एक सवाल मैं और पूछूंगा अभी ऋषभ पंत पे, और वो सवाल ये कि हम हमेशा जब आईपीएल का कोई सीजन होता है तो उस सीजन के जरिए भारतीय क्रिकेट पर भी चर्चा करते हैं। और ये सीजन जब शुरू हो रहा था तो ये चर्चा हो रही थी कि चूंकि रोहित शर्मा बहुत लंबे समय तक भारतीय टीम की कमान नहीं संभाल सकते हैं, इसलिए उनके लिए उनका अगला नाम कौन होगा भारतीय कप्तानी में। श्रेयस अय्यर पर नजर थी, केएल राहुल पर नजर थी और ऋषभ पंत पर नजर थी। आपको लगता है कि ये जो सीजन ऋषभ पंत ने कप्तानी की है उससे अभी कम से कम वो मेच्योरिटी नहीं नजर आई है उनके अंदर कि उनको इंडियन टीम के बारे में सोचा जाए, मतलब उस रेस में कहीं ना कहीं वो पिछड़ गए हैं? कह सकते हैं पिछड़ गए हैं, क्योंकि देखिए, एक तो होता है कि आप आईपीएल परफॉर्मेंस में जाएँगे, हम्म। बी क्या उनको कैप्टेंसी उनकी बैटिंग में फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, या हम्म। सी आप इंडिया टीम के लिए उनको एज़ अ वाइस कैप्टन लेके चलेंगे ताकि वो ग्रूम हुए, क्या वो कर सकते हैं? पिछले हमने देखा था बुमराह को लेके आए थे, वो भी एक हम्म। अच्छा विकल्प था। लेकिन मुझे लगता है विकेट कीपर थोड़ा-सा रेंज अच्छा देख सकता है, गेम को चला अच्छे से सकता है। सो लॉट डिपेंड ऑन द सेलेक्टर्स कि वो क्या आईपीएल के फॉर्म में जाएँगे। कप्तानी अच्छी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या हम्म। कैप्टेंसी का प्रेशर बैटिंग पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? अगर हम गुजरात टाइटंस पे नज़र डालें, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी कर रहा है, आई मीन ही इज़ राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन आईपीएल 2022, बिल्कुल और बिल्कुल। उन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को से अपनी टीम को आगे लेके गए हैं, पीछे लेके नहीं आए हैं। अपने आप को प्रमोट किया है, डिमोट नहीं किया। तो सारे हम्म। फैक्टर जो है ना, वो प्लस में है हार्दिक पांड्या के साथ। लेकिन आप बात करें ऋषभ पंत की, तो मुझे लगता है कि आप अगर वर्ल्ड कप वगैरह के लिए देख रहे हैं, आगे के लिए देख रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सपेरिमेंट वाइस कैप्टन के लिए। बट इट विल बी डिफिकल्ट, आई आई गेस कि वो बुमराह के साथ ही जाएँगे। लेकिन अगर ऋषभ पंत को आगे के लिए कप्तानी करनी है, तो कैप्टेंसी के साथ-साथ फ्रंट से लीड करना होगा बैटिंग में भी। आपने बिल्कुल सही कहा, जो चर्चा हो रही थी वो श्रेयस अय्यर के इर्द गिर्द थी, केएल राहुल पर बात हो रही थी, ऋषभ पंत पर बात हो रही थी, नहीं, लेकिन एकदम केएल अचानक। राहुल एक बहुत अच्छा विकल्प है। केएल जी राहुल एक जी। बहुत अच्छा बिल्कुल। विकल्प है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे कैप्टेंसी हैंडल की है। हमने हम्म। जब पिछली बार पंजाब किंग्स से देखा था, तो लग नहीं रहा था कि वो गेम चला रहे हैं। यहाँ पे हम्म। ऐसा लग रहा है वो गेम चला रहे हैं। अब ये आप या तो किसी भी सीरीज़ में उनको रख के देखें तो पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेंच पे बैठे ना, मास्टरमाइंड बैठा है गौतम गंभीर। क्या उनके टिप से गेम चल रही है या ऑन द स्पॉट डिसीजन हो रहा है? क्योंकि हर कोई लखनऊ सुपर जायंट्स में केएल राहुल की तारीफ कर रहा है कि उनका जो गेम सेंस है ना, गेम रीडिंग सेंस है, वो दिन ब दिन बेटर होता जा रहा है। डीकॉक ने बताया उनकी तारीफ की, रवि बिश्नोई ने उनकी तारीफ की, और हम्म। चामीरा ने उनकी तारीफ की। यानी कि ओवरसीज प्लेयर भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी गेम सेंस अच्छी है, और आप बतौर बैटर उनको बताते हैं कि मैं एज अ बैटर ये सोच रहा हूँ कि इस टाइम ये कर सकता है, और वो हम्म। काम भी आ रहा है एलएसजी के, तो वो हम्म। भी एक अच्छा हम्म। विकल्प रहेंगे। बिल्कुल। और मैं जो कह रहा था वो यही कह रहा था कि बातचीत हो रही थी केएल राहुल के इर्द गिर्द और ऋषभ पंत के इर्द गिर्द, श्रेयस अय्यर के इर्द गिर्द, कोई हार्दिक पांड्या की बात नहीं कर रहा था। लेकिन अब हार्दिक पांड्या अचानक बहुत सीन में आ गए। रीमा, मुझे ये भी बताइए कि अगर अब यहाँ से दिल्ली को टेक ऑफ करना है एक नए जोश के साथ और ये कहना है कि नहीं, हमने आज तक कभी खिताब नहीं जीता, और क्या क्या हम यहाँ से खिताब जीत सकते हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, कितना क्रूशियल रोल होगा डेविड वार्नर का? क्योंकि डेविड वार्नर बहुत रंग में दिखाई दिए हैं। आप स्ट्राइक रेट की बात कर लें, आप एवरेज की बात कर लें, मतलब एक तरीके से वो दिल्ली का जो दारोमदार है वो अपना अपने कंधों पर लेकर बढ़ रहे हैं। देखिए, ही इज़ अ बैंकर। जब भी हम इनकी हम्म। बात करते हैं, शिखर धवन की बात करते हैं, ये बैंकर हैं, इन पे आप बहुत कुछ निर्भर करता है। कल देखिए पहली बॉल पे आउट हुए, लेकिन अच्छी बात ये थी इस टीम में बाकी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। विकेट्स भी हम्म। स्लो होती नज़र आ रही, लेकिन डेविड वार्नर मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैच में अगेंस्ट मुंबई अच्छा करेंगे, क्योंकि वो अपनी गेम अब चलाते हैं। वो ताबड़तोड़ शॉट नहीं खेलते। ऋषभ पंत के लिए सबसे अच्छा सबक ना उनकी टीम में ही है। अगर आप पहले वाले हम्म। वार्नर के पास जाएँगे, वो बैंग बैंग करके अपना शॉट विकेट दे देते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, और अभी भी लगातार हर आईपीएल में उनके 500-600 रन वाला प्लेयर ये है ही है। तो मुझे लगता है हम्म। उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ना केवल एज़ अ बैटर भी, एज़ अ बैटर मैं कहूँगी 90% उनका रोल रहने वाला है। लेकिन कल हमने देखा था कुछ फील्ड चेंजेस वो करते हुए नज़र आए, वो इन्वॉल्वमेंट उनकी नज़र आई, आउटस्टैंडिंग वो फील्डर हैं। सो कहीं न कहीं एक हेल्पिंग हैंड भी हो सकता है ऋषभ पंत का। लेकिन
अगला मैच अगर आपको जीतना है, फाइनल में पहुँचना है, मिचेल मार्श अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अगर वार्नर और पंत चल गए, वार्नर और पंत अगर चल जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह पक्की है। और मुझे लगता है आपने सिर्फ नाम ही लिया, लेकिन मैं उनका जिक्र भी करना चाहूंगा। मिचेल मार्श भी मतलब कहते हैं ना कि राइट टाइम में पीक पे आना, तो वो पिछले 5 मैच अगर आप उठा के देखें मिचेल मार्श मार्क्स के, अच्छी अच्छी इनिंग खेल रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो बिल्कुल देखिए स्टार्टिंग में जब आए थे कोविड हो गया था, फिर थोड़ी देर होटल में रहे, आइसोलेट हुए, फिर ठीक होके आए। 1-2 गेम में बहुत स्क्रैची नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएँगे। लेकिन अच्छी बात क्या होती है ना कि आप टैलेंट को बैक कीजिए। ये हम्म। अच्छा काम किया दिल्ली कैपिटल्स ने कि उनको 2-3 इनिंग के बाद बाहर नहीं निकाला और बैक टू बैक उन्होंने मैच विनिंग नॉक्स खेले हैं। 89 की वो पारी, उसके बाद आज जो कल 68 की वो पारी खेली थी। अगर वो रन्स आप कम कर देंगे तो शायद मुश्किल में आ सकती थी। स्कोरबोर्ड प्रेशर नज़र आया, लेकिन मिचेल मार्श की जो क्लीन हिटिंग नज़र आई ना, बॉल ग्रिप कर रहा था। ये खिलाड़ी कितना अच्छा है, कितना इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलता है, ये हम वर्ल्ड कप में देख चुके हैं। तो यहाँ पे अच्छी बात थी दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट की कि उन्होंने उनको बैक किया और वहाँ से हमें ये मैच विनिंग नॉक्स देखने को मिले। तो मोटे तौर पर जो दिल्ली के शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि जिनके दिल में दिल्ली धड़कता है, तो रीमा की बातचीत से भी यही लगता है कि अगर यहाँ से आगे का सफर तय करना है तो ऋषभ पंत, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, इन तीनों में से कम दो प्लेयर्स को हर मैच में रन करना होगा। वो दो कौन से होंगे ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से। अब बात करते हैं कुलदीप यादव की, रीमा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इशू है अ, इस सीजन में डिस्कशन का। जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस में वापस लौटे हैं, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, आप एक खिलाड़ी के तौर पर क्या अलग पा रही हैं कुलदीप यादव में जो उनको कामयाब बना रहा है? कॉन्फिडेंस, क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। एज़ अ प्लेयर मैं समझ सकती हूँ कि अगर मुझे कोई कॉन्फिडेंस देगा, तो मेरी गेम और निखर के आएगी। पिछले 2 साल हम्म। की बात करें तो कुलदीप यादव ऑलमोस्ट गायब थे। एक भी मैच उनको खेलने को नहीं मिला केकेआर की तरफ से। बेंच पे बैठ के ना आपकी परफॉर्मेंस आएगी, ना आपकी फॉर्म आएगी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने क्या अच्छा किया ना कि ऋषभ पंत ने और रिकी पॉन्टिंग ने उनसे पहले ही बात कर ली और कई इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने बताया कि मुझे पहले बता दिया गया था कि आप 14 के 14 मैचेस खेलेंगे। ये इससे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या होगा? सो वो खुल के गेंदबाज़ी कर रहे हैं। एक स्पिनर कब कामयाब होता है जब उनकी रेवोल्यूशन अच्छी होती है, वो बॉल एयर में ज़्यादा देर रोकता है। उनके हाथ से जब बॉल रिलीज़ हो रही है ना, तो वहाँ से पता चलता है कि वो खिलाड़ी कॉन्फिडेंट है। बॉल ऊपर कर रहा है, अंदर-बाहर एक ही टप्पे से कर रहा है, स्पीड में वेरिएशन कर रहा है, अपने क्रिकेट को एन्जॉय कर रहा है। बाहर बैठने का डर नहीं है कि यार अगर मैंने आज अच्छी बॉलिंग डाली तो मैं बाहर बैठूँगा। मुझे मेरे कोच और कैप्टन का सपोर्ट है और लेग स्पिनर ना एनी डे एक मैच विनर होता है और चाइना मैन ये बॉलर हैं, अगेंस्ट द नेचर बॉलिंग डालते हैं। सो ऐसे ऐसे मैच विनर को आपको बैक करना पड़ेगा। इसीलिए तो युजवेंद्र चहल इतने कामयाब है, हसरंगा इतना अच्छा कर रहे हैं और यहाँ पे कुलदीप यादव का कल का स्पेल देख लीजिए, 3 ओवर 14 रन 2 विकेट। मैं हैरान थी कि ऋषभ पंत ने उनको फोर्थ ओवर क्यों नहीं दिया। बट इस खिलाड़ी को जिस तरह से हैंडल किया है और वहाँ पे ऋषभ पंत की कैप्टेंसी की भी तारीफ होनी चाहिए। जिस तरीके से उनको फील्ड प्लेसमेंट दिया है और जब-जब उनको लेके आए हैं, इस खिलाड़ी ने बता दिया कि मैं अभी बेंच के लिए नहीं बना हूँ, मेरे अंदर अभी भी बहुत आग बाकी है। आपने पिछले सीजन का जिक्र किया, लेकिन फैक्ट ये है कि असल में तो कुलदीप यादव के साथ पिछले 3 सीजन में अगर हम देख लें, 2019 में उनको सिर्फ 9 मैच खिलाए गए थे, 4 विकेट उनको मिला था। 2020 में सिर्फ 5 मैच वो खेले थे और उनको सिर्फ 1 विकेट मिला था। एक चीज और मैंने देखा इस सीजन में कि वो जो आप बात कह रही थी कि वेरिएशन कर रहे हैं, स्पीड से वेरिएशन कर रहे हैं, दूसरा जो एक स्पिनर के अंदर होना चाहिए ना कि वो उसके अंदर वो दिलेरी होनी चाहिए कि मारो, तुम मुझे मारोगे ना, जितना हिम्मत है तुम करके दिखाओ, तुम्हें मारना है तो तुम्हारे ऊपर भी रिस्क है। वो जो कॉन्फिडेंस, गेंद को अपने फेंकने का स्पॉट, अपना लाइन लेंथ में जो वो कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रहा था, वो भी बहुत परफेक्टली उन्होंने सुधारा है इस बार इस सीजन में। देखिए, ये दोनों चीज़ें ना पैरेलल हैं। अगर आपको लगेगा कि भई मैं अगर आज मैंने मार खा ली, कल मुझे मैच नहीं मिलेगा, तो फिर आप बचने की कोशिश करते हैं। फिर आप छोटी हम्म। फेंकेंगे, फिर आप तेज़ फेंकेंगे, आप फ्लैटर फेंकेंगे, फिर सोच बदलती है बैटर की भी। फ्लैटर गेंद बैट पे जल्दी आता है, लेकिन अब यहाँ पे इस साल का कुलदीप यादव देखेंगे, हवा में थोड़ा धीरे फेंक रहा है, बॉल को टर्न होने का टाइम दे रहा है और यही एक हम्म। स्पिनर को करना चाहिए। आप जिगर कब दिखाएँगे? जब आपका टीम आप पे कॉन्फिडेंस दिखाएगा। युजवेंद्र चहल हम्म। क्यों एक वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है? अमित मिश्रा क्यों एक सक्सेसफुल स्पिनर बने? क्योंकि टीम ने उनको बैक किया था। आरसीबी उनको हम्म। सारे मैचेस देता था और वो तो बैंगलोर के चिन्नास्वामी छोटे से स्टेडियम में भी कामयाब हुए थे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अश्विन और युजवेंद्र चहल की जोड़ी क्यों कामयाब है, खुल के गेंदबाजी करते हैं और इसीलिए हम्म। कुलदीप यादव यहाँ पे खुल के गेंदबाजी कर रहे हैं। केकेआर में पता था सुनील नारायण है, वहाँ पे वरुण चक्रवर्ती आने के बाद उनको ज़्यादा मैचेस मिले ही नहीं मिले। जब उनको निगल्स होते थे तब उनको बीच-बीच में मैचेस देते थे। तो तब आपको पता आज मैंने किया तो ठीक है, नहीं किया तो मैं बाहर बैठूँगा, इन एनी केस मैं बाहर बैठूँगा जब सुनील नारायण आएँगे। सो माय पॉइंट इज़
क्रिकेट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट ऑफ द प्लेयर। बहुत हुँ, पॉजिटिव हुँ। माइंडसेट में है, हैप्पी यूनिट है और टीम उनको बैक कर रही है। एज अ लेग स्पिनर मैं समझ सकती हूँ कि मैं भी लेग स्पिनर हूँ, तो जब जब मुझे मेरे कैप्टन का कॉन्फिडेंस मिला ना, तब तब मेरी गेम ना 9 से 10 11 गई है। मुझे याद है एक बार सचिन तेंदुलकर का, मेरे ख्याल से, जहाँ अगर मुझे सही याद है, सचिन तेंदुलकर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरे हुए थे और मुझे उनसे इंटरव्यू करने का एक मौका था। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या कभी आपको अपने करियर में ये डर लगा कि आपको टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये डर तो कभी नहीं था, लेकिन हाँ, इससे बड़ा डर था जब मुझे टेनिस एल्बो हुई थी कि मेरा करियर ही खत्म हो जाएगा। तो संभवतः वही बात आप भी कह रही हैं कि अगर एक खिलाड़ी को जाकर उसका कप्तान ये कह दे कि तुम्हें 14 के 14 मैच खेलने हैं, जो करना है अपने हिसाब से कर लो, और वही आत्मविश्वास कुलदीप यादव में और युजवेंद्र चहल में दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं रीमा, आप याद कीजिए पिछला जो वर्ल्ड कप था, जिसमें 50 ओवर के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, जब हुँ। दोनों इंग्लैंड के खिलाफ दोनों खेले, और लगातार उससे पहले लिमिटेड ओवर्स में दोनों बहुत कामयाब जोड़ी थी। कुलचा का नाम पड़ गया था। कुलचा मतलब इंडियन क्रिकेट फैंस में एक टर्म के तौर पर इस्तेमाल होने लगा था। हुँ। वहां जो इंग्लैंड के खिलाफ दोनों ने 70-70 के आसपास रन दिए, कामयाबी नहीं मिली। क्या हुँ। विराट ने जो पेशेंस होना चाहिए कैप्टन के अंदर, वो जल्दी लूज कर दिया, और वहां से जो वो जोड़ी टूटी, फिर वो जोड़ी कभी साथ खेल नहीं पाई? तो क्या वो वहां पर जरूरत थी कि कप्तान के तौर पर जो आप बात कह रही हैं वहां जाके कहते कि नहीं, कोई बात नहीं, एक मैच खराब भी गया, अगला मैच अच्छा जाएगा? देखिए, मुझे लगता है किया है उन्होंने इस कुलचा की जोड़ी को, रिस्ट स्पिनर को बैक किया है। विराट कोहली ने और रवि शास्त्री की जोड़ी ने बहुत बैक किया है। हम ये डिनाई नहीं कर हम्म, सकते कि भई वो एक मैच से ही ड्रॉप हुए, क्योंकि विराट कोहली हम्म, के पीछे भी पूरी मैनेजमेंट बैठी है, सेलेक्टर्स बैठे हैं। लेकिन मुझे लगता है जब तक उन्होंने क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि हमारे पास फिंगर स्पिनर का कल्चर आ रखा था। जब से विराट कोहली आए, उन्होंने रिस्ट स्पिनर को बैक करना शुरू किया। एमएस धोनी ने किया था कि मुझे ये चाहिए। उससे पहले तो आपके हम्म, पास हम्म, अश्विन और जडेजा गेंदबाजी करते थे। बिल्कुल, इस जोड़ी बिल्कुल। को लाने वाला ही विराट और रवि शास्त्री थे। बैक किया था, लेकिन कितना आप बैक कर सकते हैं, उसकी भी लिमिट हम्म, होती है। अगर हम्म, एक इनकी जोड़ी टूटती हुई नज़र आती, फॉर्म बहुत प्लेयर्स की आती जाती है, बैड फेस आता जाता है, लेकिन कैसे आप कमबैक करते हैं? मुझे लगता है कुलदीप यादव को कमबैक करने का मौका नहीं मिला। ऑन द अदर हैंड युजवेंद्र चहल को मिला था मौका। मिला ये मौका, डिफरेंस बिल्कुल। था दोनों। इस कुलचा की जोड़ी इसलिए टूटी थी क्योंकि अ, मौका नहीं मिला कुलदीप यादव को फॉर्म में वापसी आने का। युजवेंद्र चहल को मौका मिला था, लेकिन मैं फिर भी मानूँगी पिछले टी20 वर्ल्ड कप में युजवेंद्र चहल को होना चाहिए था। फॉर्म ओवर रेपुटेशन मेरे हिसाब से होना चाहिए था, इसलिए। और यू नेवर नो, ये जोड़ी वापस आएगी। जिस तरीके से ये आईपीएल गया है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि आप वो जोड़ी को आते हुए देखेंगे। मेरा अगला सवाल यही था आपसे, जिस पर आपने अपना जवाब भी खत्म किया है। जो पिछला T20 वर्ल्ड कप हम लोगों ने खेला, उसमें राहुल चाहर थे, उसमें अश्विन थे, उसमें वरुण चक्रवर्ती थे। अनफॉर्चुनेटली इनकी जगह तो बनती इस T20 वर्ल्ड कप में आज की परफॉर्मेंस से नहीं दिख रही है, और अगर दिख रही है तो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के। क्या हम वो T20 वर्ल्ड कप एक साल के दरमियान वो बदलाव देखेंगे कि पूरा का पूरा जो स्पिन अटैक है वो नया दिखाई देगा? नया इन द सेंस कि प्लेयर्स वही पुराने हैं, लेकिन पिछले T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले इस T20 वर्ल्ड कप में स्पिन डिपार्टमेंट अलग होगा। कह सकते हैं ऑन करंट फॉर्म यस, क्योंकि अभी टी20 वर्ल्ड कप के लिए ना बीच में आप काफी बायलैटरल सीरीज वगैरह भी खेल रहे हैं, काफी मैचेस आपको हम्म, मिल रहे हैं। हम्म, सो इट इज अ बेस्ट टाइम टू गेट बोथ द स्पिनर्स टुगेदर। तो आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या वो आग अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में है। ठीक है, आप आईपीएल में अच्छे करें, फेयर इनफ। उसके बिहाफ पे आपको कुछ सीरीज मिल जाएगी। इंग्लैंड में सीरीज है, साउथ अफ्रीका सीरीज है, और बाकी भी काफी सीरीज मैंने सुना है 5-6 बीच में है। तो उस हम्म, टाइम पे आप अपने कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में ट्राई कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि आप यहीं से इन दोनों को आगे लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से इन्फॉर्म कर दीजिए प्लेयर को। वो बेटर परफॉर्मेंस निकलवाने में हेल्प करेगा, रादर देन आप कहेंगे कि ठीक है, हम आपको एक साउथ अफ्रीका सीरीज देते हैं, आप करके दिखाइए। हम्म, सो बड़े सारे ऑप्शन है। आप हर डिफरेंट माइंड से सिलेक्टर क्या सोच रखते हैं, बट अगर मैं मेरे को आप थिंकिंग कैप डालेंगे, तो मैं यही कहूंगी कि मैं इस कुलचा को आगे लेके जाऊंगी, अलॉन्ग हम्म, विद जडेजा एंड अश्विन भी, क्योंकि अश्विन भी अच्छी कर रहे हैं बैट से भी और बॉलिंग से भी। सो हम्म, जाते जाते जो करंट फॉर्म में अच्छा कर रहा होगा ना, उसको पिक कर लीजिए। क्योंकि पिछले टी20 हम्म, वर्ल्ड कप में क्या गलती हुई थी, स्टार्टिंग में राहुल चार ने अच्छा किया था, वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा किया था। सेकंड हम्म, हाफ दोनों ही स्पिनर्स का खराब गया था, वहां पे युजवेंद्र चहल का अच्छा गया था, लेकिन आपने फॉर्म के बेसिस पे सेलेक्ट नहीं किया था। आपके पास चांस था स्क्वाड चेंज करने का, बट देन यू स्टिक विद व्हाट यू सेलेक्टेड। तो वो भी एक सोच है। बट अगर मैं होती तो मैं युजवेंद्र चहल और ऋतुराज को पिक कर लेती ऑन करंट फॉर्म बेसिस लास्ट ईयर।
अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि ये राज जो है बहुत डिकोड हो नहीं पा रहा है, ये सीजन में ऐसा क्या हुआ क्या है कि ये सारे रिस्ट स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, मतलब चाहे वो इंडियन स्पिनर्स हो या फॉरेन स्पिनर्स हो, रिस्ट स्पिनर्स इन है, ये फैशन कहाँ से इन हुआ, क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, ये वैसे नॉर्मली होता था कि लेग स्पिनर को मारना इतना आसान नहीं होता था, बट ये फैशन थोड़ा आउट ऑफ फैशन चला गया था जब अश्विन जैसे गेंदबाज आए, मोइन इसीलिए मैंने अली कहा इस आया, बार इन स्वैन कैसे हो गया। आया। देखिए, अगर आप देखें ना, पहले आप सिर्फ लेग स्पिन पे भरोसा जताते थे, लेकिन अब बहुत समय बाद ना आपको वैरायटी नज़र आ रही है, आपको वो जिगर नज़र आ रहा है, और डिफरेंट हम्म, डिफरेंट लीग्स खेलने जब आप जाते हैं ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी आता है। अब देखते हैं बीबीएल से स्पिनर्स आ रहे हैं, सीपीएल से स्पिनर्स आ रहे हैं, इंडिया के स्पिनर्स अच्छे कर रहे हैं, युजवेंद्र चहल अच्छा कर रहा है, कुलदीप यादव अच्छा कर रहे हैं, वहाँ श्रीलंका के लिए हसरंगा अच्छा कर रहे हैं, तिक्षाना तिरंगा अच्छा अच्छा कर कर रहे हैं। सो कहीं न रहा है। कहीं देखिए, बैटिंग विकेट्स पे स्टार्टिंग में बैटिंग विकेट्स थी, उसके बावजूद इन खिलाड़ियों ने अच्छा किया। सो मुझे लगता है कि वो 8 वापस आ चुके हैं, और टी20 की वजह से ना ओवर अटैक करता है बैटर को, लगता है कि हम्म, नहीं यार, मैं अब स्पिनर्स को अटैक करूँगा। वो दिन नहीं रहे हैं, स्पिनर के पास भी वो काबिलियत रही है, वो वेरिएशन रही है, जिसकी वजह से वो गेम में वापसी कर सकते हैं। इसमें एक बात और जोड़ूंगा, जो जो लोग इस ब्रॉडकास्ट को अभी देख रहे हैं, मतलब शुरू में जब अच्छा खासा ड्यू था, अभी तो खैर फिर भी ड्यू से उतना प्रॉब्लम नहीं है, तब भी इन रिस्ट स्पिनर्स ने बहुत कंट्रोल करके गेंदबाजी की, यानी ये दिखाता है कि रिस्ट स्पिनर्स इस सीजन में मेंटली कितना प्रिपेयर करके आए थे। अब बात करते हैं रीमा शार्दुल ठाकुर की, क्योंकि मतलब ये तो गब्बर के वाला हाल हो गया है कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, मतलब जिस तरह से रन दे रहे हैं नो डाउट, लेकिन उनका जो रोल है, हुँ। मतलब आप मैच देख लें, पिछला भी 4 विकेट लेके उन्होंने दी, और चारों बहुत क्रूशियल विकेट क्रूशियल टाइम पर लेकर दी। लगता है कि यहाँ से जो दिल्ली के चांसेस पर हम बात कर रहे हैं, उसमें वो भी बहुत एक क्रूशियल प्लेयर होंगे। एब्सोल्युटली, देखिए लास्ट में, देखिए मैं किसी शो पे ही थी, तो हम बात करते कि शायद उस टाइम पे स्पिनर आ सकता था। लेकिन जिस हम्म, तरीके से वो छठे ओवर में शार्दुल ठाकुर आए, और एक ही ओवर हम्म, में 2 विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट। आप हम्म, ठाकुर और गब्बर की बात करें ना, यहाँ गब्बर की नहीं चली, यहाँ ठाकुर की चली, क्योंकि उन्होंने गब्बर का विकेट लिया था। शिखर धवन को उन्होंने आउट किया, वो पंजाब किंग्स बिल्कुल। के बैंकर हैं। उसके बाद राजापक्सा, जो अच्छी हिट्स मार रहे थे, उनको उन्होंने आउट किया। वो गेम चेंजिंग ओवर बना, वहाँ से मोमेंटम खोया था पंजाब किंग्स का, और शार्दुल ठाकुर ने उसके बाद जो विकेट लिया वो था जितेश शर्मा, जो अच्छा हम्म, बैटिंग करते हैं। अगर वो एंड तक रुकते ना, तो वो मैच निकाल लेते। सो वहाँ पे हम्म, उनका एक्सपीरियंस काम आया। ठीक है, उन्होंने 36 रन ज़रूर दिए हैं, लेकिन अगर आपको 4 विकेट लेके दे रहे हैं, वेरिएशन देखिए ना, अगर उन्होंने स्लोअर वन डाली, उन्होंने बाउंसर डाली, उन्होंने नकल बॉल पे विकेट लिया, ये एक्सपीरियंस है, और हम भूल नहीं सकते कि और उनको रन्स पड़ते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सीएसके में थे तभी भी रन्स पड़ते थे, लेकिन उस खिलाड़ी के पास अब मैच्योरिटी है। जब भी जो भी खिलाड़ी सीएसके से आया ना, चाहे वो हेज़लवुड हो, चाहे वो फैफ हो, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, चाहे वो साई किशोर हो, चाहे वो सुदर्शन हो, सारे सब परफ़ॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप सीख के आए हैं कैप्टन कूल से कैसे गेम चलाते हैं। शार्दुल ठाकुर ही इज़ एन और इंडिया टीम के लिए मैं कहूँगी कि उनको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो एक्स फैक्टर है ना, वो जो बैटिंग करते हैं नीचे जाके, वो एडिशनल होता है, और बीच में आकर अगर मिडल ओवर में आपको आके पेसर विकेट दे रहा है, व्हाट एल्स यू वांट? बिल्कुल। और जिस छठे ओवर का आपने जिक्र किया, जब उन्होंने 2 विकेटें ली, उन्होंने 18वें ओवर में भी जब वो आए बॉलिंग करने, तो उन्होंने लगातार विकेटें ली उसी ओवर में। पहले उन्होंने हुँ, जितेश को आउट किया, फिर रबाडा को आउट किया। हुँ। अच्छा, ये रीमा बहुत इंटरेस्टिंग है। शार्दुल ठाकुर के साथ ये टैग लग गया है कि वो एक विकेट से नहीं मानते। अगर एक विकेट ली है तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप उठा के देखिएगा, वो अगले ओवर में भी एक विकेट लेते ही लेते हैं। इस मैच में भी उन्होंने ऐसा किया, एक ही ओवर में 2 विकेट लिया, फिर अगले ओवर में ये कोइंसिडेंस होता है या बॉलर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, या बैट्समैन को ये डेटा पता होता है कि यार अब इसने एक विकेट ली ना, तो ये एक और लेगा, इस डर में विकेट चला जाता है। ये होता कैसे है, ये कि बैक टू बैक विकेट लेना और लगातार, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट उठा के देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए, एक विकेट लिया तो दूसरी जरूर लेते हैं। देखिए, जैसे बैटर्स का होता है ना, एक छक्का, एक चौका आता है तो कॉन्फिडेंस आता है कि टाइमिंग अच्छा हो रहा है, लगता है मेरा दिन है आज। वैसे ही जब बॉलर हम्म, का होता है ना, तो जैसे कि आपने कहा कॉन्फिडेंस, येस फॉर श्योर, जब पहली विकेट मिलती है तो कॉन्फिडेंस हाई होता है, फिर आप खुल के गेंदबाजी करते हैं। सेकंड इज़ रिदम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग अ बॉलर, कि आपका रिदम आज अच्छा चल रहा है। कई बार आप सोचते हैं कि बॉल फँस रही है, छोटी पड़ रही है, आप जो डालना चाहते हैं वो नहीं डल रही, स्लोअर वन जगह पे नहीं डल रही, या बाउंसर बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, वो वाइड हो गई। तो कल जब हम देख रहे थे ना, तो वो रिदमिक बॉलर लग रहे थे। तो जब हम्म, बॉलर के को रिदम आता है ना, तो वो एक का दूसरा बनाता है, दूसरे का तीसरा बनाता है। और अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि इंडिया के प्लेयर हैं, और इंडिया के लिए जब एक विकेट इनको, हम यही प्रे करेंगे, मिल जाए, क्योंकि वहां से इनको कॉन्फिडेंस भी आता है, इनका रिदम भी आता है, फिर वो एक को दूसरे और तीसरे में कन्वर्ट करते हैं, तो ये उनकी ताकत है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है रीमा की, दरअसल शार्दुल ठाकुर का जो इंडियन क्रिकेट टीम में एक तरीके से आगे बढ़ना है, वो वही समय है जब हार्दिक पांड्या का फिटनेस इश्यूज था,
वो जब डाउन जा रहे थे तो इधर से शार्दुल ठाकुर आए। अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उधर हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, उनकी कैप्टेंसी अनएक्सपेक्टेड, किसी ने नहीं सोचा था। और इधर शार्दुल ठाकुर बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ओवरऑल जब आप इस टीम से इंडियन टीम के चांसेस और इंडियन टीम के स्ट्रेंथ पर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि दो ऐसे खिलाड़ी जो 135 से 140 के बीच गेंदबाजी कर लेते हैं और निचले क्रम में अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, आक्रामक बैटिंग करते हैं, वो दोनों फॉर्म में हैं, तो बहुत पॉजिटिव है इंडियन टीम के लिए। बिल्कुल, देखिए लेकिन मैं फिर भी मानूँगी ये फोटे अलग है। हार्दिक पांड्या हम्म, ही इज़ अ बैटर हू कैन बोल, तो वो हम्म, एडवांटेज हो जाएगी। अगर शार्दुल ठाकुर पे जाएँगे तो पहले हम उनको एज़ अ बॉलर काउंट करते हैं कि हू कैन बैट। सो ये डिफरेंट है, लेकिन अच्छा, अगर ये दोनों ही एक साथ एक टीम में मिल जाते हैं इंडिया टीम में आके, तो इंडिया हम्म, को हम्म, एडवांटेज है। जितना आप ऑलराउंडर्स खिलाएँगे ना, उतना आपका बैटिंग में डेप्थ बढ़ता है, उतना हम्म, आपका बॉलर्स का विकल्प बढ़ता है। कैप्टन को ईज़ी हो जाता है कि आप भई मेरे पास 4-5 बॉलर नहीं है, मेरे पास 6 से 7 बॉलर हैं, क्योंकि ही कैन बॉल, हार्दिक कैन बॉल, शार्दुल कैन बॉल, दीपक चाहर कैन बॉल। सो ऐसे जब हम्म। हरफन-मौला खिलाड़ी आते हैं ना, 3 डायमेंशनल प्लेयर होते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी बैटिंग में भी गहराई लेके आते हैं, बॉलिंग में भी गहराई लेके आते हैं। तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है। जब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होती है ना, तो यानी कि आपकी जो क्रिकेट है वो बिल्कुल सही दिशा पे जा रही है। अच्छा, टॉप की जो दो टीमें हैं उनकी बात करते हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि जो ये जिस तरीके से पूरे सीजन में गुजरात की टीम खेली है, और लखनऊ भी बहुत अच्छा खेल रही थी, बीच में तो पॉइंट टेबल में नंबर 1 पे भी थे, हालांकि अभी 16 पॉइंट से फंस गए हैं बेचारे, 2 मैच हारे हैं इसलिए। लेकिन आपको लगता है कि जो टाइटल के सबसे मजबूत दावेदार हैं वो कहना चाहिए कि गुजरात की टीम ही है, या आपको लगता है कि भी दिल्ली या फिर इधर से राजस्थान, कोई एक टीम इस तरह की, या फिर लखनऊ तो है ही है वहां पे टॉप 4 में? टॉप 2 टीम्स आप कौन सी देखती हैं फाइनल में? देखिए एक तो गुजरात फॉर श्योर, क्योंकि आप गुजरात हम्म, के मैच उठा लीजिए, 13 मैच हुए, हम्म, 10 मैच ऐसे हैं जिसमें 10 डिफरेंट मैच विनर्स नज़र आए हैं, मैन ऑफ द हम्म, मैच। यानी कि हम्म, ये टीम ना किसी तरीके से जीत का ना एक सोच निकाल ही लेती है। लेकिन जिस दिन गुजरात टाइटंस पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब टीम को पता चल चुका है। अगर अब वो टॉस हारते हैं ना, मुझे लगता है कि आप गुजरात को बोल दीजिए जाइए बैट फर्स्ट। वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी पिछले 2-3 मैचेस में हमने देखा है गिल ज़्यादा चल नहीं रहे, 250 उन्होंने ज़रूर मारे हैं। साहा ने हम्म, इनिंग बचाया था, और पिछले मैच में जो टोटल उन्होंने चेज़ किया है, उसमें भी हम्म, 19वें ओवर के बाद जाके जीते हैं। स्ट्राइक रेट एक ट्रबल नज़र आया था। हार्दिक पांड्या हम्म, 4-5 मैच से स्कोर नहीं कर रहे। शुभमन गिल ऑन एंड ऑफ खेल रहे हैं। फिनिशर इनके पास है। क्यों ये टीम हम्म, अच्छा चेज़ कर रही है? क्योंकि मिलर और तेवतिया अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन हम्म, जब बैट फेस्ट करते हैं, तो तेवतिया और मिलर दोनों के ही रन्स नहीं है। सो कंसर्न वहाँ पे आएगा। लेकिन जो टीम डिज़र्व करती है जाने के लिए, वो एक तो आप गुजरात टाइटंस लेके चलिए मेरी मेरी तरफ से, और दूसरा हम्म, मेरे को लगता है कि अम, बिटवीन आरआर एंड लखनऊ सुपर जायंट्स, इन दोनों में से कोई एक टीम, लखनऊ सुपर जायंट्स जो एक गलती करे ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पिछले मैच में भी आपने बतौनी को ऊपर भेज दिया। हुडा अच्छा खेल रहा है यार, हुडा को नंबर 3 जाने दीजिए। ज़्यादा छेड़छाड़ अभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जीतिए और नंबर 1 और नंबर 2 पे सिक्योर हो जाइए। वहाँ पे एडवांटेज क्या है ना, कि आपको 2 मौके मिलेंगे फाइनल्स में पहुँचने के। सो बिल्कुल। नंबर 3 हुडा जाना चाहिए। और स्टोइनिस को आप कैसे यूज़ करते हैं? स्टोइनिस को ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो एक मिरेकल इनिंग की वेट कर रहे हैं। आप हम्म, इतना अच्छा वो खेल रहे हैं, आप थोड़ा ऊपर भेजिए ना। ये जो 20-25 रन है ना, ये आपको 75 रन नज़र आएँगे। सो ये हम्म, एक कंसर्न है। बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा है इनका, अवेश खान है, चामीरा अच्छा कर रहे हैं, रवि बिश्नोई भी ठीक-ठाक कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है गुजरात टाइटन्स एंड एनी टीम बिटवीन आरआर एंड एलएसजी। आरआर जो टीम है ना, बहुत बैलेंस टीम है, बहुत अच्छा, अब बैलेंस टीम है। इससे भी ट्रिकी सवाल ये है, वो ये बताइए कि ये लास्ट कौन सी टीम फिनिश कर रही है, मुंबई या चेन्नई? क्योंकि वहां भी एक लड़ाई चल रही है कि हम दोनों में से ज्यादा खराब कौन खेलेगा। यार ये कहते हैं ना, इस बार ना बड़ा हेवी हार्ट से मुझे कहना पड़ा, सीएसके इज वन ऑफ माय बेस्ट फेवरेट कह लो, या ऑल टाइम फेवरेट कह लो, क्योंकि मैं 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 जानता मानती हूँ, हूँ। मैं धोनी की बहुत बड़ी फैन हूँ। सो या सीएसके जूझ रहा है इस टाइम। ऑफ द फील्ड जो बातें चल रही हैं, ऑन द फील्ड भी नजर आ रही है, कैप्टन हम्म, चेंज हो रहा है, प्लेयर इंजरी कह के बाहर जा रहे हैं। मुंबई इंडियंस ने का जो होमवर्क था ना ऑक्शन में, वही इस बार खराब गया। यही वो रीजन है कि ऑक्शन में दोनों ही टीमों का जो होमवर्क था बहुत खराब था। आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास इंजरी के बाद रिकवरी का साइड नहीं है, आपके पास वीक बॉलिंग साइड है। टीम कौन-सी जीतेगी? जो विकेट्स निकालना जानती हो। सो वहाँ हम्म। पे मुझे लगता है ये दोनों बराबरी का खेल चल रहा है। 8 पॉइंट पे सीएसके है, एमआई तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, 6 पॉइंट के साथ है। लेकिन मुंबई ने थोड़ी लय पकड़ी है। मुंबई के पास थोड़ी-सी लय वापस आई है, तो मुझे लगता है सीएसके का अगला मैच अगर जीतेंगे तो शायद वो नंबर 9 पे जाएँगे, नहीं तो फिर मुंबई इंडियंस ने तो बॉटम स्पॉट सँभाला ही हुआ है।
मुझे लगता है रीमा इसमें एक और बड़ा फर्क है, जो आप ऑक्शन टेबल पे हुई गलतियों का जिक्र कर रही हैं, लेकिन मुंबई के पास फिर भी कम से कम एक होप है। मुंबई ये कह सकती है कि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इस सीजन में नहीं चले, अगले सीजन में चलेंगे। चेन्नई का प्रॉब्लम ये है कि वो धोनी से आगे देख नहीं पा रहे हैं। उनकी टीम में ऐसे, मतलब ये तो बहुत ही जग जाहिर सी बात है कि डैडीज आर्मी कहा जाता है, 38 साल, 39 साल, 40 साल के प्लेयर्स हैं। यानी मुझे लगता है कि अभी मुंबई संभवतः बेटर कंडीशन में है, चाहे वो इस बार फिनिश करे आखिर में, लेकिन अगले सीजन में वो बेहतर टीम नजर आएगी। चेन्नई सबसे ज्यादा मुश्किल में है। चेन्नई मुश्किल में, नो डाउट अबाउट, बिल्कुल सही पॉइंट आपने बोला है। क्योंकि देखिए बॉलिंग साइड वीक कहा था मैंने, बैटिंग में भी कॉनवे जब से आए हैं, जब से पहले आपने उनको खिलाया नहीं, बैक नहीं किया, नॉर्मली चेन्नई बैक करता है, तो फिर जब कॉनवे आए उन्होंने मैच जिताया, ऋतुराज को आपने बैक किया, उन्होंने फ्रूटफुल इनिंग खेली। लेकिन वो फायर पावर नहीं है इनके पास। राइडू आपने ड्रॉप कर दिए, राइडू ने ट्वीट किया कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, फिर सी वो कर रहे हैं, तो बहुत सी बातें हैं जो शायद हम्म, ऑफ द फील्ड ना सॉर्ट होनी चाहिए। कौन से हम्म, प्लेयर हैं, ये रिसोर्सेज आपने ही सेलेक्ट किए हैं, ये 35, 38, 40 आप ही के सिलेक्शन है। बिल्कुल। रॉबिन उथप्पा हॉट एंड कोल्ड रहे हैं सीजन में। सो प्रॉब्लम्स दूसरी टीम के पास जाएंगे ना, प्लेयर्स हैं, फॉर्म नहीं है। सूर्य कुमार यादव इंजर्ड हो गए, रोहित शर्मा के पास फॉर्म नहीं है, ईशान किशन के पास फॉर्म नहीं है, तिलक वर्मा एक फाइंड ऑफ द सीजन आप कह सकते हैं। टिम डेविड को इन्होंने नहीं खिलाया, तो खुद की गलतियां थी और खुद की हम्म, फॉर्म थी। टीम इनके पास अच्छी है, और जिस तरह से इन्होंने इस बार कार्तिकों को पिक किया है, उसके बाद वो अच्छा सिलेक्शन है। और मुझे लगता है एक दो डोमेस्टिक प्लेयर से इन्होंने बात की है कि नेक्स्ट सीजन खेलते नजर आएंगे। जोफ्रा आर्चर अगर आ जाते हैं, जोफ्रा आर्चर और बुमराह की जोड़ी डेडली डियो कहलाएगी। तो जैसे कि आपने कहा, आई टोटली एग्री कि मुंबई इंडियंस लुक बेटर अगले सीजन के लिए भी। रीमा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और जैसा आपने कहा कि दो टीमें सबसे ज्यादा करीब हैं आपके, एक चेन्नई, तो चेन्नई की हालत तो खैर अब अच्छी नहीं है, लेकिन दिल्ली अभी भी बहुत ठीक ठाक स्थिति में है। आपको विशेष की दिल्ली की टीम आपके दिल में ऐसी धड़कती रहे और अच्छा करे टूर्नामेंट में, और उसके फैंस जो हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम एक टाइटल दिल्ली को मिले, तो दिल्ली की टीम को भी आप ही के जरिए शुभकामनाएं पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच शिवेंद्र, थैंक यू सो मच।